ओके गाइस, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने, एक बार मुझे ये बता दो, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मैम हमने यूरिन फॉर्मेशन पढ़ी थी और फ्रिक्चुरेशन पढ़ा था और वो पढ़ा था काउंटर करंट मैकेनिज्म। अच्छा, काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या होता है, हु विल एक्सप्लेन अ ब्रीफ कि मैकेनिज्म किस लिए होता है और कहाँ पर होता मैम है। अपोजिट फ्लो होता है मैम दो वेसल्स में। मैम जैसे कि जो हमारी ट्यूब्यूलर वो है ना, मतलब हमारी हमारी पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनले है ना, उनमें हमारी जो वासा रखता है ना उसमें अपोजिट फ्लो होता है। मतलब जैसे कि अगर वासा और किसमें, एक ट्यूब और होती है जिसमें ऑपोजिट फ्लो होता है। लूप ऑफ हेनले। वो फैमिली हाँ, लूप ऑफ हेनले, एलओएच एंड वासा रेक्टा। इसमें क्या होगा, ऑपोजिट फ्लो का, जिससे यूरिन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड। क्लियर है, मैकेनिज्म सबको अच्छे से आते हैं ना। यस यस मैम। ठीक है, चलो अब क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ लंग्स, लीवर, एक्शन या एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन तो मेनली कहाँ होता है बताओ, मेन एक्सक्रीशन कहाँ से होता है, किडनी से। यस मैम। और किडनी एलिमिनेट करता है नाइट्रोजनस वेस्ट को। यस मैम। ठीक है, किडनी का काम है नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करना। इसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ और अदर ऑर्गन्स भी जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं, मतलब वेस्ट को रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लंग्स की। लंग्स क्या रिलीज करते हैं, CO2 एटमॉस्फेयर में। यस मैम। और CO2 क्या होता है, टॉक्सिक। यस मैम, बहुत टॉक्सिक ठीक है, होता है। तो CO2 को एलिमिनेट करना, CO2 भी तो एक वेस्ट ही है, राइट, यस मैम। है ना। तो क्या हम लंग्स को भी बोल सकते हैं कि वो भी एक्सक्रीशन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लीवर की। तो लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल पिगमेंट, जिसमें प्रेजेंट होता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। अब ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन कहाँ से आते हैं, हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स है उनके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन, यस मैम। है ना। तो जब हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है तो उसके प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, दो पिगमेंट्स बनते हैं जिसका नाम होता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। पता चला ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कहाँ से आया। यस यस मैम। ठीक है, ये दोनों रिलीज होंगे तो ये सारे पिगमेंट्स और कुछ वाटर सॉल्यूबल क्या होते हैं, विटामिन जो भी निकल जाते हैं हमारी बॉडी से, मतलब हम खाएंगे, आएंगे हमारी बॉडी में और कुछ निकल जाएंगे। तो वाटर सॉल्यूबल विटामिन, कुछ हार्मोन्स, इन सब का भी एक्सक्रीशन हो जाता है ड्रग्स का, थ्रू लीवर। ठीक है, अब ये जो लीवर में एक्सक्रीट होके जो बना वो बाहर किससे निकलेगा, डाइजेस्टिव वेस्ट से। और डाइजेस्टिव वेस्ट को बाहर निकालने वाले प्रोसेस का नाम क्या है, इजेशन। इजेशन। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी जो स्किन होती है, स्किन से स्वेट निकलता है गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा। यस मैम। तो ये क्यों निकलता है, हमारी बॉडी में एक कंडीशन होती है होम्योस्टेसिस, किसी ने इसका नाम सुना है। हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम ये करते हैं। वेरी गुड, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अब गर्मी में देखो जो बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा 45 50 इतना तक चले जाता है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 27 28 डिग्री सेल्सियस। तो जो वो 27 टू 28 डिग्री सेल्सियस हमेशा क्यों रहता है, हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो ये होम्योस्टेसिस के लिए जो हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और स्वेट ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्किन में। ये स्वेट ग्लैंड्स क्या कर देंगे यहाँ पे, मतलब जो स्वेट को बाहर निकाल देंगे, तो उससे क्या आएगा, कूलिंग इफेक्ट, ताकि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में कम हो जाए। क्लियर हुआ। यस मैम। तो स्वेट में क्या क्या होता है, स्वेट की कंपोजिशन की बात करें तो उसमें वाटर होता है, NaCl होता है, कुछ थोड़ा सा यूरिया, लैक्टिक एसिड, ये सब क्या हो जाएगा बाहर। तो ये भी एक टाइप का क्या हुआ, एक्सक्रीशन। ठीक है, यस मैम। इसके अलावा हमारी बॉडी में क्या होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, और इन ऑयल ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, सीबेशियस ग्लैंड्स। तो देखो जो आपका ईयर होता है, ईयर वैक्स देखा है आपने, ईयर वैक्स सुना है, ऑब्जर्व किया होगा, सबकी बॉडी में होता है। गाइस, गाइस एम आई ऑडिबल, यस मैम। है ना। यस मैम। ईयर वैक्स सुना है आपने, नहीं सुना। नो मैम। नो मैम। ईयर वैक्स नहीं पता, कान में देखो हाथ लगाओ, कुछ गंदा गंदा सा निकलता है येलो कलर का, यस मैम। यस मैम। बोलते हैं। तो ये ईयर वैक्स कहाँ से आता है, तो हमारी बॉडी में कुछ ऑयल ग्लैंड्स होते हैं और इस ऑयल ग्लैंड का काम क्या है, वैक्स को सिक्रीट करना। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ईयर वैक्स भी क्या है, एक टाइप का वेस्ट जो बॉडी क्या कर देती है बाहर, और इसको हम क्या बोलेंगे, सेबेशियस ग्लैंड, जो क्या करते हैं ईयर वैक्स को या जो भी ऑयल वाली चीजें है उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है,
यस मैम। यस मैम। तो इसको क्या बोलेंगे, ये वैक्स क्या करता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है हमारी बॉडी पे। किसी किसी का फेस बहुत ऑयली होता है तो उसके जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं और एक कवर दे देती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है, यस मैम मैम। ये वाला पॉइंट दोबारा बताना। हाँ। तो किसी किसी की बॉडी में देखना, किसी की स्किन बहुत ऑयली होती है क्योंकि जो उसके ऑयल ग्लैंड्स है वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। लास्ट बात करें सलाइवा। सलाइवा हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है और ये भी कुछ थोड़ा सा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, फॉर एग्जांपल हमारा यूरिया, इसको एलिमिनेट करता है। ठीक है, ओके। ओके मैम। ठीक है, अब हमने ये टर्मिनोलॉजीज देखी थी, मैक्यूला डेंसा, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस और सेल्स। इसको एक बार और समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम जो रेगुलेशन पढ़ने वाले हैं किडनी फंक्शन का, उसमें इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ठीक है, मुझे एक बताओ कि किडनी में कैप्सूल का नाम पढ़ा था, उस कैप्सूल का नाम क्या था? बोमेंस कैप्सूल। कैप्सूल। ठीक है, अब इस मैम बोमेंस आपने कैप्सूल उल्टा में बनाया है। क्या मैम ये तो आपने उल्टा बनाया है। उल्टा बनाया है? बिकॉज मैं कुछ और बना रही। उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक आर्टरी थी जो इसमें वेन लेके आती थी, एक आर्ट्रियोल, उसका नाम क्या था? एफरेंट। एफरेंट आर्ट्रियोल। यस और एक मैम। जो ब्लड को लेके जाती थी उसका नाम क्या होता है? इफरेंट आर्टियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, यही होती है, बीच में ये ग्लोमेरुलस होता है, टफ टफ कैपिलरीज। यस मैम। ठीक है, यस मैम। और एक और हमने पार्ट पढ़ा है, डीसीडी पढ़ा है क्या? यस मैम। ठीक है, तो ये जो डीसीडी होता है, नेफ्रॉन का डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मैंने बोला था आपको, एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेल प्रेजेंट होता है, बताया था मैंने। यस मैम। उस सेल्स का नाम क्या है? कॉल्यूमिनर सेल्स है और इनका नाम क्या होता है? मैक्यूला डेंसा। इसका नाम सुना था? यस मैम। जो यस ये मैम। मैक्यूला डेंसा होती है, क्या होते हैं? सेंसर सेल्स होते हैं। अगर बॉडी में कुछ फ्लूइड का गड़बड़ हुआ, अगर वहां पर आयनिक कंसंट्रेशन का कुछ गड़बड़ हुआ, तो ये क्या कर लेंगे? सेंस कर लेंगे। ठीक है, ये सेंस करेंगे। अब जो एफरेंट वाले और इफरेंट वाले होते हैं, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? जेजी सेल्स। कौन से? जेजी सेल्स। ठीक है, यस मैम। मैम जेजी ये मतलब जक्स्टाग्लोमेरुलर। ठीक है, इसके पास क्या हुआ? जेजी सेल्स है। तो अगर मैक्यूला डेंसा ने क्या करा, कुछ चीजें को सेंस करा, सपोज सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो ये क्या बोलेगा? जेजी सेल्स को इन्फॉर्मेशन देगा। जेजी सेल्स को इसने इन्फॉर्मेशन दिया, तो जेजी सेल्स क्या होते हैं? एक टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंडोक्राइन का मतलब बताओ, डक्टलेस ग्लैंड जैसी। है ना? तो ये क्या करता है? टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे रहता है और ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम क्या है? आपका रेनिन। क्लियर? क्लियर हुआ? अच्छा, तो मैक्यूला डेंसा, जेजी सेल, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, ये सब समझ में आया? मैम एक बार जल्दी से आप बताना। क्या बताऊं मैं? जेजी सेल। जेजी सेल, जो हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल, इन्फरेंट आर्ट्रियोल है, यहाँ पर एक स्पेशल सेल प्रेजेंट है जिसको बोला जेजी सेल्स, दैट इज जक्स्टाग्लोमेरुलस। जक्स्टा का मतलब क्या बताया था? पास। और ये कहाँ पास है? ग्लोमेरुलस के। तो इनका नाम क्या हुआ? जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल। और ये क्या होते हैं? टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर जैसे रहते हैं क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है रेनिन। क्लियर हुआ? यस मैम। क्लियर हुआ गाइस? यस मैम। एम आई ऑडिबल एवरीवन? यस मैम। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स, सारे इंपॉर्टेंट सेल समझ में आए? यस मैम। ठीक है, तो देखो, मैक्यूला डेंसा की बात करी थी, तो मैक्यूला डेंसा कहाँ पर प्रेजेंट था? हमारे डीसीटी में। यस मैम। और ये कैसा सेल है? सेंस करने वाला, सेंसर सेल। यस मैम। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अगर जो प्रेशर से जो आ रहा था फिल्ट्रेट, अगर कम बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, उसको सेंस करेगा। जो आर्टरी ब्लड लेके आ रही थी किसमें? किडनी में, अगर उसमें कम ज्यादा हुआ तो उसको सेंस कर लेगा। अगर उसने कुछ सेंस किया तो वो जेजी सेल्स को क्या बोलेगा? कि रेनिन का रिलीज करवाओ। ठीक है, यस ठीक है। क्या सेंस करता है मेनली? ये NaCl सॉल्ट की कंसेंट्रेशन। अगर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कम हुई तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका GFR कम हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो उसी को क्या रेगुलेट करने के लिए मैक्यूला डेंसा ये सेंस करेंगे और किसको बोलेंगे? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल को, कि इनका गड़बड़ हुआ है, तो अब आपको क्या रिलीज करना पड़ेगा? रेनिन। ठीक है, तो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स कौन से हुए? हमारे दोनों इफरेंट और आर्ट्रियोल्स। और कौन से आर्ट्रियोल्स?
इफरेंट और एफरेंट, और कहाँ है डीसी के साथ। इन सबको सेल को हमने क्या बोला, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। इनके पास था रेनिन जो इनएक्टिव था। अभी हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, एक रास मैकेनिज्म, ठीक है। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें इन सब का नाम आएगा, तो पहले मैं ये सारी टर्म्स क्लियर करवा रही हूँ। आई होप ये सबको समझ में आ गया। यस मैम। यस ठीक है। मैम। एफरेंट के सेल, इफरेंट के सेल, डीटीसीटी के और ग्लोमेरुलस, इन सारों को हम क्या बोलेंगे, जुक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस। ये तीनों समझ में आ गई टर्म्स, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्लियर हो गई? यस मैम। यस मैम। अब हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। अगर बॉडी में पानी कम हो गया, पानी ज्यादा हो गया, तो इन सब चीजों से पता चल जाएगा किडनी का काम क्या है, रीएब्सॉर्प्शन। तो अगर पानी बॉडी में कम हो जाएगा तो ये रीएब्सॉर्ब करवा सकता है वाटर को, यस मैम। है ना। तो इस चीज में हम यही पढ़ेंगे कि अगर बॉडी में कुछ भी गड़बड़ होती है, जो हमने बोला ना मैक्यूला डेंसा सेंस कर लेता है, उसी गड़बड़ के बारे में पढ़ेंगे कि अगर गड़बड़ हो गई तो वो गड़बड़ ठीक कैसे होती है। क्लियर हुई इतनी बात? यस मैम। यस मैम। उसके पहले कुछ चीज समझ लेते हैं कि जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्लड के प्रेशर से। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। यस मैम। अगर एक पाइप में ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, उस पाइप को अगर आप प्रेस कर देते हो तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम। अगर आप उसको प्रेस कर दोगे इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सिमिलरली जो हमारी आर्टरीज है वो एक पाइप की तरह है। तो अगर ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, और ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बीवी ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, और ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? यस मैम। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि किडनी में जो आर्टरी ब्लड लेके आ रही थी उसका नाम क्या था? एफरेंट। एफरेंट आर्टरी, और रीनल आर्टरी भी बोले था हमने, कहीं टर्म यूज करा था, यस मैम। रीनल आर्टरी। है ना। रीनल आर्टरी ब्लड लेके आती है यस मैम। है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो किडनी में ब्लड आ रहा है उसको बोलते हैं हम रीनल परफ्यूजन, ठीक है। क्या बोलेंगे, रीनल परफ्यूजन। रीनल परफ्यूजन का मीनिंग क्या बताया मैंने आपको? मैम किडनी में ब्लड आने को रीनल परफ्यूजन कहते है हैं। ना, ब्लड एंटरिंग टू किडनी थ्रू रीनल आर्टरी, इसको बोलेंगे रीनल परफ्यूजन, ठीक है। यस मैम। ओके, जस्ट ए सेकेंड में लिख दो, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आर ए लिख रही हूँ, आर ए स्टैंड्स फॉर रीनल आर्टरी। क्लियर हो गई इतनी बात? यस मैम। ठीक है। अब देखो क्या होगा कि ये जो रेगुलेशन होता है मेनली किसकी वजह से होता है, हॉर्मोन्स की वजह से, ठीक है। ओके। यस मैम। तो यहाँ पे हार्मोन पढ़ेंगे कौन सा, एडीएच, एक पढ़ेंगे एल्डोस्टेरॉन, और एक पढ़ेंगे रेनिन। क्लियर हो गई? अब क्या पढ़ने वाले समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो मैंने आपको क्या बोला कि ये किसकी वजह से होगा, हार्मोन्स की वजह से। हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होंगे, हाइपोथैलेमस, जेजी स्टैंड्स फॉर जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, और एक होगा हार्ट। हार्ट क्या करता है, ऑपोजिट करता है, जो इसको एक्टिवेट हो जाएगा ना ये सिस्टम, इस सिस्टम को बंद करने के लिए हार्ट क्या करता है, एक फैक्टर रिलीज करता है जिसको बोलेंगे हम एएनएफ। अभी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन सा कब आता है या कैसे आता है, ठीक है। यस मैम। अब ये होगा किसकी वजह से, अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड में फ्लूइड कम हो गया, या आयनिक कंसेंट्रेशन दैट इज सोडियम का इम्बैलेंस हो गया, क्लोराइड का इम्बैलेंस हो गया, तो इन सारी कंडीशंस में क्या होगा, इन सारी कंडीशंस में क्या होगा हमारा, यहाँ पर ये रेगुलेशन चलने लग जाएगा, ठीक है। अब हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं ऑस्मो रिसेप्टर, और ये क्या काम करते हैं, वाटर को सेंस कर सकते हैं। क्या करेंगे ये, वाटर को सेंस कर सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? यस मैम। पक्का क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम एडीएच के बारे में। एडीएच का फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ओके गाइस। यस यस मैम। आज आप लोग काफी डिस्टर्ब लग रहे हो, क्या एग्जाम का टेंशन है? नो मैम, प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह का टेंशन है। अच्छा, Yes, जस्ट गिव मी अ ma'am. सेकेंड ना, आई विल बी बैक।
Sorry for the disturbance, guys. So we were talking about anti-diuretic hormone, that is ADH. ठीक है? Yes, ma'am. ओके, सो अब हम बात करते हैं कि ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है। इसके पहले एक टर्म समझते हैं, दैट इज डायूरेसिस। ठीक है, डाई का मतलब होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड बताया था मैंने आपको। यस मैम। क्या होता है डाइल्यूट का मतलब और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब? मैम सॉल्वेंट, सॉल्यूट जब ज्यादा हो जाता है, सॉल्यूट जब कम हो जाता है, सॉल्वेंट जब ज्यादा हो जाता है तो वो उसे डाइल्यूट डाइल्यूट। बोलते ठीक हैं। है, तो यूरिन डाइल्यूट कब होगा? जब उसमें वाटर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगा और वहां पर सॉल्यूट दैट इज यूरिया या NaCl कम होंगे। इतनी बात क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे हम? डायूरेसिस। ठीक है, यस मैम। अगर डाइल्यूट यूरिन होगा तो क्या हो जाएगा? ज्यादा बाहर निकलेगा, H2O बाहर ज्यादा निकलेगा, यस मैम। है ना। और हमको यूरिन को क्या बनाना होता है? कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूटेड? कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो जब डायूरेसिस होगा तब क्या हमारा होगा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर बहुत ज्यादा पानी बाहर चले जाएगा तो हमारी बॉडी में क्या डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। यस मैम। यस मैम। तो मैं ये बोल सकती हूँ अगर डी हमारी बॉडी में कम है तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, यस मैम। ब्लड का प्रेशर भी कम हो जाएगा, यस मैम। रीनल परफ्यूजन भी कम हो जाएगा, यस मैम। है ना। ये सब हो सकता है। अब ब्लड का वॉल्यूम तो हमको अल्टीमेटली बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे ये जो बाहर जो वाटर एक्सेस में जा रहा है, क्या इसको एब्सॉर्ब करना पड़ेगा, रीएब्सॉर्प्शन करना पड़ेगा इसका? यस मैम, इम्पोर्टेंट होगा, है ना। तो दिस हार्मोन एक्ट्स एज, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और डायूरेसिस का मैंने आपको बताया है दैट इज डाइल्यूट यूरिन। क्लियर हो गई इतनी बात? यस मैम। ये क्या बनाएगा यूरिन को? कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट? कंसंट्रेटेड। और ये क्या करेगा वाटर का? रीएब्सॉर्प्शन, रीअब्सॉर्प्शन। ताकि जो ब्लड का वॉल्यूम है वो वापस नॉर्मल लेवल पे आ जाए। क्लियर हुआ? एडीएच समझ में आया? यस मैम। पक्का समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो जब ये एडीएच आपका रिलीज होता है तो ये क्या करवाता है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेसो कॉन्ट्रिक्शन कौन बता सकता है क्या होगा? सुना है कभी ये टर्म या फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? मैम फर्स्ट टाइम। अच्छा, अच्छा, वेसो का मतलब है वेसल, और वेसल कौन सी होती है हमारी बॉडी में? ब्लड वेसल। यस मैम। आर्टरीज, वेन, कैपिलरी। आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, कैपिलरीज। तो ये क्या है आपका? ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल का कुछ ना कुछ डायमीटर होता होगा, यस मैम। है ना। तो जब ये आपकी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि जब हमारा जो आर्टरी या वेन या कैपिलरी या ब्लड वेसल है उसका डायोमीटर कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो आपका वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, यस मैम। तो ये क्या करवाता है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा ताकि ब्लड का प्रेशर क्या हो? इंक्रीज हो जाए। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ब्लड का प्रेशर, अगर यहाँ पर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा। ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो फिल्ट्रेट बनेगा वो भी ज्यादा बनेगा। जितना ज्यादा फिल्ट्रेट बन रहा है उसमें से जो वाटर है उसका भी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। यस मैम। ठीक है, क्लियर हुआ? यस क्लियर हुआ? तो जब ये H2 का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम क्या वापस बढ़ जाएगा? यस मैम। ब्लड का प्रेशर वापस बढ़ जाएगा। यस मैम, और ठीक है, मैम आरपी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको एडीएच समझ में आया? यस मैम। तो जब हमारी बॉडी में ये किसकी वजह से होगा? ऑस्मो रिसेप्टर। किसकी वजह से होगा ये? ऑस्मो रिसेप्टर। ऑस्मो रिसेप्टर क्या बताया था मैंने? जो वाटर को सेंस करेंगे बॉडी में। अगर पानी कम हो गया तो इनने सेंस कर लिया, ये किसके पास जाएंगे? हाइपोथैलेमस के पास। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलेगा कि इस हार्मोन को सिक्रीट कर दो। कौन सा हार्मोन? एडीएच को। जब एडीएच रिलीज होकर किडनी के पास जाएगा तो वो क्या बोलेगा कि ये जो यूरिन आपका डाइल्यूटेड है उसको क्या करो? कॉन्सेंट्रेटेड करो। कॉन्सेंट्रेटेड कैसे करोगे आप? H2 का रीअब्सॉर्प्शन करके। एडीएच समझ में आया? यस मैम। तो जब हमारी बॉडी फ्लूइड लेवल दैट इज ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। यस मैम। सबसे पहले किसने सेंस किया? ऑस्मो रिसेप्टर, जो कहाँ प्रेजेंट थे? हमारे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ठीक है, इनने क्या इंक्रीज करा? एडीएच, जिसका नाम है वेसोप्रेसिन। क्लियर हुआ? यस मैम। यस ठीक मैम। है, तो इसने क्या बोला डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट को कि आप H2O को क्या करो? रीएब्सॉर्ब।
यस मैम। यस मैम। इसने डाईयूरेसिस को प्रिवेंट करा, मतलब जो यूरिन बन रहा था डाइल्यूट, उसको क्या बोला, कॉन्सेंट्रेटेड बनो, ताकि जो है आपका ब्लड वॉल्यूम फिर से इंक्रीज हो जाए। यस मैम। ब्लड वॉल्यूम जब इंक्रीज हो गया तो ये ऑस्मोरिसेप्टर क्या कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, और एडीएच को क्या बोलेंगे कि अब आपको रिलीज नहीं होना है। यस मैम। एडीएच ने क्या करवाया था, वेसो कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज ब्लड वेसल Yes, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, यस मैम। और उससे क्या ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ था। यस मैम। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने से जो ग्लोमेरुलस के प्लस ब्लड आ रहा था वो भी बढ़ेगा, और अगर ब्लड फ्लो बढ़ गया तो अल्टीमेटली फिल्ट्रेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। समझ आ गया? यस मैम, और रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, आपके ब्लड में वॉल्यूम चेंज हुआ। वॉल्यूम चेंज किसने करा, सबसे पहले हाइपोथैलेमस में जो ऑस्मोरिसेप्टर थे उन्हें डिटेक्ट करा। डिटेक्ट करके इसको क्या बोला, हाइपोथैलेमस को बोला कि ये ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है। फिर ये जो आपका ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ तो इसने हाइपोथैलेमस ने किसको सिग्नल सेंड करा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के एडीएच क्या हो गया, रिलीज हो गया, जो कहाँ स्टोर होता था, पोस्टीरियर लॉब, मतलब पिट्यूटरी में ही स्टोर था, पर किसकी वजह से रिलीज हुआ, हाइपोथैलेमस की। ठीक है, इसका फंक्शन क्या बताया था मैंने, एंटी डायूरेटिक, मतलब ये क्या करेगा, डाइल्यूट यूरिन को नहीं बनने देगा और यूरिन को क्या बनाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं वेसोप्रेसिन भी। ओके, यस मैम। ये घूमते घूमते ब्लड में सर्कुलेट होते होते कहाँ गया, किडनी के पास गया। किडनी के पास गया तो इसने क्या बोला, वाटर को रीअब्सॉर्ब करो, कहाँ कहाँ से, डीसीटी से और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से। समझ आ गया एडीएच? यस मैम। यस मैम। तो जब ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो डिहाइड्रेशन हुआ, और बहुत ज्यादा अगर सॉल्यूट आ जाएगा तो फिर से बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, सॉल्वेंट कम हो जाएगा। यस मैम। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ी तो ऑस्मोरिसेप्टर जो हाइपोथैलेमस थे उन्होंने डिटेक्ट करा, तो उन्होंने एक तरीका तो क्या बोला कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच को रिलीज कराओ, जो H2O को रीअब्सॉर्ब करेगा, और H2O के रीअब्सॉर्ब से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगी। और दूसरा तरीका क्या बोला उसको कि ये जो भी इंसान है उसको बोलो कि उसको प्यास लगेगी, जैसे ही प्यास लगेगी तो वो इंसान क्या करेगा, पानी पिएगा। तो अगर पानी पिएगा तो उसके बॉडी में अल्टीमेटली H2O बढ़ जाएगा और ब्लड की वॉल्यूम फिर से आ जाएगी। जब ब्लड की वॉल्यूम आ गई नॉर्मल लेवल पे तो ये नेगेटिव फीडबैक किसको देगा, वापस किसको, इस ऑस्मोरिसेप्टर। ये ऑस्मोरिसेप्टर क्या कर देंगे, एडीएच को अब बंद कर देंगे। क्लियर हो गई, पूरे समझ में? तो एडीएच जो आपका कहा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ब्लड के साथ फ्लो करते करते आया, ये फिल्ट्रेट के पास गया। फिल्ट्रेट के पास से इसने क्या बोला कि इसको अब जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट है और डीसीटी है, डीसीटी से क्या करो, H2O को रीअब्सॉर्ब करो, H2O रीअब्सॉर्ब होके वापस ब्लड में चले जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। आगे समझ में एडीएच? यस मैम। सेकंड वाला इसमें तो एडीएच की जरूरत नहीं पड़ती होगी। थर्स्ट वाले में यस मैम। नहीं, थर्स्ट वाले में नहीं जरूरत पड़ेगी। जब बॉडी में बहुत ज्यादा पानी कम हो जाएगा ना तो ये दोनों चीजें होंगी कि वो इंसान को क्या बोलेगा कि आप पानी भी पियो, उसके इसमें थर्स्ट को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा कि आपको पानी पीना है, और दूसरा वो क्या कर देगा, अपने आप एडीएच को रिलीज कर देगा ताकि जो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो सके। तो मतलब दोनों तरीके से क्या होगा, आपका ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, अब सपोज किसी पर्सन को इंजरी हुई, चोट लग गई और उसका बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ, ऐसा ही होगा, अगर चोट लगेगी तो ब्लड का लॉस होगा। यस मैम। यस मैम। तो ब्लड का अगर लॉस होगा तो क्या ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, यस मैम। और अगर ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए तो ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। यस मैम। अगर ब्लड का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो मुझे ये बताओ कि जो आपका रीनल परफ्यूजन है वो भी कम हो जाएगा, यस मैम। और क्या इसकी वजह से जीएफआर भी कम हो जाएगा। यस मैम। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कम हो गया तो अब इसको क्या करना पड़ेगा कि जो फिल्ट्रेशन का रेट था उसको वापस बढ़ाना पड़ेगा। यस मैम। अब इसके लिए जो हमारा मैकेनिज्म होता है दैट इज रास, रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, ठीक है। यस मैम। अब ये सिस्टम एक्टिवेट होगा। अब ये सिस्टम कैसे एक्टिवेट होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ तो अब आपका क्या होगा, जो आपके जेजी सेल्स थे वो क्या रिलीज करेंगे, रेनिन। ठीक है, बोला था एक रेनिन हार्मोन है और टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर दैट इज जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल से रिलीज होगा, बताया था अभी मैंने। यस मैम।
ठीक है। अब ये रेनिन का काम क्या है? ये रेनिन करता है किसको कन्वर्ट? एंजियोटेंसिनोजेन। ठीक है, ये क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो ब्लड में प्रेजेंट होता है। एंजियोटेंसिनोजेन, थोड़ा स्पेलिंग का चेक कर लेना, आई होप गलत हो सकती है मे बी। तो ये कहाँ से आ रहा था? प्रोटीन आपका लीवर से आ रहा था। ठीक है, यस मैम। इसको, ये इनएक्टिव है तो इसको क्या बनाएगा? एक्टिव। और एक्टिव को बनाए कौन बनाएगा? हमारा रेनिन। क्लियर हुआ? रेनिन का काम समझ में आया? यस मैम। एंजियोटेंसिनोजेन 1। ठीक है, अब ये जो एंजियोटेंसिनोजेन 1 था ये भी इतना एक्टिव नहीं था, इसको हमको और एक्टिव बनाना था, दैट इज सेकंड में कन्वर्ट करवाना था। और यहाँ मुझे एक एंजाइम लगता है एस, दैट इज एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये कहाँ से आता है? हमारे लंग्स से। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑर्गन, एक लीवर, लंग और किडनी, तीनों कुछ ना कुछ दे रहे हैं इस सिस्टम के लिए। समझ में आया? यस सबका समझ में आया? कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। और फाइनली ये जो एंजियोटेंसिनोजेन है किसके पास जाएगा? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होता है? मैम किडनी के ऊपर होती है ना? ये अगर हमारी किडनी है तो इसके ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है एड्रीनल, ये एड्रीनल ग्लैंड के पास गया और इसने क्या रिलीज करवाया? एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, यस मैम। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, ये एल्डोस्टेरॉन अब क्या बोलेगा? किसको रीअब्सॉर्ब करवाएगा? सोडियम को। ये सिस्टम एक्टिवेट किसकी वजह से हुआ था? कि जब हमारी बॉडी में सोडियम कम हो गया था तो सोडियम को सेंस कौन करता है? मैक्यूला डेंसा। बताया था मैक्यूला डेंसा गड़बड़ को सेंस करेंगे। यस मैम। ठीक है, मैक्यूला डेंसा गए, उन्होंने रेनिन का रिलीज करवाया, तो फाइनली ये सोडियम का क्या होगा? रीअब्सॉर्प्शन होगा। और हमेशा सोडियम के पीछे बचे सॉल्यूट के पीछे पीछे कौन आता है? सॉल्वेंट। तो ये क्या हो जाएगा? वाटर यहाँ पर रीअब्सॉर्ब होगा। अगर वाटर रीअब्सॉर्ब होगा तो मुझे ये बताओ कि ब्लड का वॉल्यूम है अब इंक्रीज हो जाएगा। यस मैम। और ब्लड का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, रीनल परफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाएगा, भी इंक्रीज हो जाएगा और जीएफआर भी इंक्रीज हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, अब जीएफआर तो इंक्रीज हो गया, पर क्या ये इंक्रीज होते जाए होते जाए होते जाए या इसको एक पॉइंट पे आके बंद हो जाना चाहिए? एक पॉइंट पे आके बंद होना चाहिए। एक पॉइंट पे आके बंद होना चाहिए ना। तो इसको जो बंद करने के लिए अब बहुत ज्यादा जीएफआर एक्टिवेट हुआ तो अब हमारे पास कौन आएगा? हार्ट आएगा। हार्ट क्या रिलीज करता है? एएनएफ, एट्रियल नाइट्रिएटिक फैक्टर। ठीक है, यस मैम। ओके। तो इसने ये रिलीज करके क्या कर दिया? वापस ये जो ब्लड का प्रेशर है कम कर दिया। कम कहाँ तक करेगा? ऑप्टिमम रेंज तक। किसी भी चीज की ऑप्टिमम रेंज होती है ना कि 10 से 20 होगा, 20 से 30 होगा। अगर 30 से ज्यादा हो गया तो उसको वापस 20 से 30 के बीच में लाना पड़ेगा। तो ये जो एएनएफ है उसके ब्लड के प्रेशर को कहाँ कर देगा? कम कर देगा। ठीक है, यस मैम। इसी को बोलते हैं हम रास, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन आया, रेनिन आया, एंजियोटेंसिनोजेन आया, यस मैम। एल्डोस्टेरोन आया है ना, एल्डोस्टेरोन आया, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रास। तो आपको ये समझ में आ गया? यस मैम। तो मैम जो ब्लड लॉस हुआ है मैम उसको मैम वापस अब उतना ही ब्लड होने में कितना टाइम लगता है? ये किडनी तो वर्क करती जाएगी, वो जब ऑप्टिमम रेंज आ जाएगा तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। ब्लड लॉस अगर बहुत ज्यादा हो गया है तो उसकी कंडीशन में अगर बहुत बड़ी इंजरी है तो फिर तो हमको उसको बाहर से ब्लड देना पड़ेगा ना, डोनेट करना पड़ेगा उस इंसान को। पर मैम आजकल कोई करता नहीं है जल्दी से। क्या आजकल कोई करता नहीं, किसी को अपना खून प्यारा है ना? नो मैम, डॉक्टर्स भी नहीं करते ब्लड डोनेट जल्दी से। क्यों? मैम मैंने खुद देखा है मैम, अभी फर्स्ट टर्म से पहले मेरी सर्जरी हुई थी, मैम बहुत ब्लड लॉस हो गया था, फिर भी ब्लड दिया नहीं उन्होंने। वो कहते रहे कि मर जाएगी पर दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? देयर मस्ट बी रीजन। मैम वो कह रहे थे कि अगर किसी के ब्लड में कोई मैम खराबी हुई और वो चढ़ गया तो बच्ची को और बीमारी हो सकती है। दैट इज ट्रू। तो इसीलिए तो ब्लड का मैचिंग करते हैं और ब्लड को एकदम देखते हैं, अगर परफेक्ट हुआ तो ही इंसान को देंगे ना। अगर इंसान की हालत ऑलरेडी खराब है अगर और इस इंसान को आप गलत खून दे दोगे तो फिर तो उसकी तो डेथ ही हो जाएगी ना अल्टीमेटली। यस मैम। फिर भी मैम मेरे बहुत ब्लड लॉस हो गया था फिर भी नहीं दिया मैम, डेथ वाली हालत हो गई थी बिल्कुल।
अच्छा, हो सकता है कि उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व कर लिया हो कि आपकी बॉडी में जो ब्लड का फॉर्मेशन है जल्दी हो जाता होगा, इसीलिए उन्होंने ब्लड नहीं दिया होगा, मे बी दैट यस माइट। मैम, वो कह रहे थे बच्चों में जल्दी ब्लड बन जाता है। हाँ, तो जो बच्चों के सेल्स होते हैं ना वो ज्यादा एक्टिवेट दे रहे होते हैं, मतलब अगर अब एडल्ट पर्सन से बात करेंगे तो जो बच्चों के होते हैं ना वो ज्यादा उसका सिस्टम एक्टिव रहता है, इसीलिए तो जो हमारी लर्निंग एज भी होती है, तो जो अगर 20-25 तक एक मैक्सिमम इंसान पढ़ सकता है, उसके बाद ना उसकी जो दिमाग की कैपेसिटी वो भी कम हो जाती है। यंग माइंड्स आर ऑलवेज ब्यूटीफुल, ठीक है। यस मैम। ओके, Yes. तो हम बात कर रहे थे जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस की, हमने बात करी डीसीटी, मैक्युला डेंसा, मैक्युला डेंसा की भी बात करी, मैक्युला डेंसा यस मैम, गड़बड़ी इफरेंट से हमारे जेजी सेल्स आए थे, इन सबको हमने क्या बोला, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। ये क्या करता है, हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म करवाता है। किसकी वजह से हुआ था, मैंने क्या बोला था कि जीएफआर कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, रीनल परफ्यूजन कम हो जाएगा, तो ये सिस्टम एक्टिवेट होगा। Yes, ma'am. ये जेजी सेल्स क्या रिलीज करेंगे, रेनिन, जो एंजियोटेंसिनोजेन कहां से आया था, ये लीवर से आया था, इसको किस में कन्वर्ट करा, 1 में, और 1 से फर्दर कन्वर्टन हुआ 2 में, और 2 के लिए एक एंजाइम लगा था जो कहां से आया था, लंग से। क्लियर। Yes, ma'am. तो एंजियोटेंसिनोजेन ने फिर जीएफआर को बढ़ा दिया था, कैसे बढ़ाया था, एल्डोस्टेरॉन का रिलीज करके। यस मैम। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, सोडियम और वाटर का रीएब्सॉर्प्शन, और इनका रीएब्सॉर्प्शन हो जाएगा तो फिर वापस ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। फिर एक हमने एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर की बात करी थी, जो कहां से रिलीज होता है, हार्ट से। Yes, ma'am. ठीक है, तो जब ब्लड का फ्लो बढ़ गया, दैट इज ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो हार्ट की क्या हो जाएगी, ओवर स्ट्रेचिंग, हार्ट की वॉल स्ट्रेच करने लगेंगी, यस मैम। और इसी ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से क्या रिलीज होता है, हमारा एएनएफ। एएनएफ क्या कर देगा, उसको वापस ऑप्टिमम रेंज तक ला देगा। ठीक है। यस मैम। अब यहाँ पर एक टर्म आया है वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन का मतलब आप मुझे बता सकते हो, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन बताया था ना मैंने आपको। मैम वेसल का मैम जो डाइल्यूट होना। वेसल का डाइल्यूट नहीं होना, अगर ये हमारी वेसल है और इसका समथिंग कुछ डायमीटर होगा, जब इसका डायमीटर कम हो जाएगा तो आपका कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, और डायमीटर बढ़ यस जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो ये जो एएनएफ है, एएनएफ कैसे करवाएगा, आपका जो ये वेसल है इसका जो डायमीटर है वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और अगर डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा तो आपका प्रेशर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अल्टीमेटली इसका काम तो यही था ना कि ब्लड प्रेशर जो हो गया उसको वापस कम करना है, अगर बहुत ज्यादा हो गया है तो। ठीक है। यस मैम। ठीक है, रेनिन वाला सिस्टम समझ में आ गया। यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया था, लीवर। लीवर ने क्या रिलीज करा था, एंजियोटेंसिनोजेन, जो कैसा था, इनएक्टिव। इसके लिए जो किडनी के जेजी सेल्स थे उन्होंने रेनिन रिलीज करवाया, और इसने इसको 1 में कन्वर्ट किया। 1 से कन्वर्ट करने के बाद इसको 2 में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो रिलीज हुआ हमारे लंग्स से। फाइनल ये एड्रिनल ग्लैंड के पास गया, एड्रिनल ग्लैंड के पास जाके इसने एल्डोस्टेरॉन एक हार्मोन को रिलीज करवाया, जो सोडियम और वाटर का क्या करेगा, रीअब्सॉर्प्शन, जिससे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाए। और एक दूसरा काम एंजियोटेंसिनोजेन सेकंड करता है, दैट इज वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और इसको डायलेट कौन करेगा, हमारा एएनएफ। ये क्या कर देगा, वेसो डायलेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। यस मैम। ओके, अब डिसऑर्डर्स की बात कर ले, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। Yes, ma'am. अगर सिस्टम में कोई खराबी हो गई तो दैट विल बी रिगार्डेड एज अ डिसऑर्डर। ठीक है। यस मैम। ठीक है, अब बात करते हैं पहले यूरेमिया। यूरेमिया मतलब यूरिया का एक्यूमुलेशन। अगर किडनी अपना काम बंद कर दे तो क्या यूरिया एक्यूमुलेट होना लग जाएगा, क्योंकि यूरिया बाहर नहीं जा रहा है बॉडी से, तो ऑब्वियसली यूरिया एक्यूमुलेट होगा। Yes, ma'am. यूरिया एक्यूमुलेट होगा तो ये वाटर को अट्रैक्ट करके क्या कर देगा, H2O रिटेंशन, स्टार्टिंग में बताया था। यस मैम। वाटर रिटेंशन से क्या होता है, एडिमा, स्वेलिंग हो जाती है, सारी बॉडी फूल जाएगी।
Yes. मैम। है ना। तो ये जब किडनी हमारा काम बंद कर दे, काम करना बंद कर दे, तो यूरिया एक्यूमुलेट होगा और इसी को हम क्या बोलेंगे, यूरेमिया। तो अल्टीमेटली किडनी क्या हो जाती है हमारी, फेल हो सकती है। मतलब जिस भी इंडिविजुअल की बॉडी में ऐसा होगा उसकी किडनी फेल हो जाएगी, जिसको हम रीनल फेलियर भी बोलेंगे। ठीक है। Yes, मैम ये ma'am. ठीक नहीं हो सकती। क्या बोल रहे हो? मैम ये ठीक हो ठीक नहीं सकती है, सकती। देयर मस्ट बी अ वे जिसको इसको ट्रीट करा जाए। अगर किसी ओके मैम। अल्टीमेटली फेल हो गई तो उसको नई किडनी ट्रांसप्लांट करवा दो या उसमें डायलिसिस करवा दो। यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट बात है रीनल क्लैंकुलन। ये बहुत कॉमन सा है। आपने स्टोन सुने किडनी में, किसी की बॉडी में स्टोन हो जाते हैं? Yes, ma'am. इसी यस स्टोन मैम। को क्या बोलते हैं, रीनल क्लैंकुलन। अब ये स्टोन्स बनते कैसे हैं? जो यूरिक एसिड होता है, क्या वो क्रिस्टल या पैलेट के फॉर्म में होता है? क्रिस्टल Yes. फॉर्म में है होता ना। है। स्टार्टिंग में बताया था ये वाटर से में इनसॉल्युबल होता है, इसलिए इसका क्रिस्टल या पैलेट फॉर्म होता है। यस है Yes. मैम। ना। अब ये जो क्रिस्टल और पैलेट फॉर्म है, और एक आता है ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट क्या होता है, सॉल्ट। सॉल्ट के भी तो क्रिस्टल्स ही होते हैं यस और मैम। डिसॉल्व भी हो सकता है क्रिस्टलेट। अब ये दोनों जब मिल गए तो इन्होंने क्या बना लिया, एक इनसॉल्युबल मास, और इसी इनसॉल्युबल मास को हम क्या बोलते हैं, स्टोन्स। ठीक है। यस मैम। ठीक है। तो इनकी बॉडी में देखो ये क्या है, ग्रीन ग्रीन कलर के स्टोन्स बन गए। अगर ये बहुत ज्यादा हो गया तो ये क्या कर देता है, यूरेटर को ब्लॉक कर देगा। इसलिए अगर यूरिन फॉर्म हुआ है और वो आगे जाने की कोशिश कर रहा है तो ये स्टोन वहां पर प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, पेन कॉज करेगा। इसीलिए जिसको स्टोन्स होते हैं उसको पेन होता है। पेन क्यों होता है, क्योंकि ये जो हमारे स्टोन्स है वो कहाँ हो गए, किडनी में जम गए हैं, और यूरिन का जो फ्लो है उसको क्या कर रहे हैं, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं या डिफिकल्ट कर रहे हैं। ठीक है। मैम ये Yes, स्टोन्स मैम एक्सरे में दिखते हैं। क्या? मैम ये स्टोन्स होते हैं वो एक्सरे में दिख जाते हैं। हाँ दिख जाते ना, बहुत एक्सरे करोगे, कुछ करोगे, अगर किसी की बॉडी में बहुत बड़े बड़े स्टोन्स है ना तो पता लग जाएगा। किडनी का अगर एक्सरे करा और पता चला कि इसमें स्टोन्स, क्लियरली दिख जाएंगे। यस मैम। ठीक है। इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, किसी इंसान को हम क्या बोलेंगे जिसको भी ये हुआ है कि आप H2O बहुत ज्यादा इंटर करो, अगर वो बहुत ज्यादा पानी पिएगा तो सॉल्ट तो अल्टीमेटली डिजोल्व हो जाएगा ना। यस मैम। सॉल्ट डिजोल्व हो जाएगा, यूरिक एसिड के क्रिस्टल बाहर हो जाएंगे। ठीक है। यस मैम। ठीक है। अब बात करते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। Yes, ma'am. यस मैम। ग्लोमेरुलस से एक तो वो क्या है, कैपिलरी है। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, यस मैम। तब तक कैपिलरी। कैपिलरी है। अब ये कैपिलरी है तो इसमें क्या होंगे, गैप्स होंगे। यस मैम। इस गैप को क्या बोलते हैं, इसका नाम बता दो। Filtration slit. नहीं, इस गैप को हमने कुछ और बोला था। फिल्ट्रेशन स्ट्रिप तो जो पोरोसाइट, यस, फेनेस्ट्री। ठीक है। अब देखो फेनेस्ट्री को कौन कवर कर देता है, पोडोसाइट, और फिर जो जगह बहती है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन ट्रे। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या हो जाएगा कि जब ग्लोमेरुलस का इन्फ्लेमेशन हुआ, इन्फ्लेमेशन से ये जो फेनेस्ट्री का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर इसका साइज बढ़ गया तो बताओ इसमें लार्ज चीजें पास कर सकती है, बड़ी बड़ी चीजें बाहर निकल सकती है। बड़ी बड़ी चीजें क्या होगी, इंपॉर्टेंट, अगर प्रोटीन बाहर जा सकता है, आरबीसी बाहर जा सकता है। और जब प्रोटीन बाहर जाता है तो इसको हमने क्या बोला था, प्रोटीन। Proteinuria. और आरबीसी के लिए क्या टर्म यूज किया था, हीमोयूरिया। हीमेटोयूरिया। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस का इन्फ्लेमेशन। समझ आ गया। Yes. मैम। ये एफरेंट वाला ब्लड ला रहा था, इफरेंट वाला ले जा रहा था, गैप बड़ी बड़ी थी, उसमें से प्रोटीन बाहर निकल गया, प्रोटीन बाहर निकल के यूरिन में आ गया, और इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है। यस मैम। अब बात करते हैं हीमोडायलिसिस। अगर किसी की किडनी क्या हो गई, फेल हो गई, अब किडनी ने काम करना बंद कर दिया, तो अब इसका किडनी का काम क्या था, ब्लड का फिल्टर करना। Yes, ma'am. अगर किडनी काम नहीं करेगी तो क्या ब्लड का फिल्टर होगा, No. नो मैम। इसीलिए अब ब्लड का फिल्टर हमको क्या आर्टिफिशियली करवाना पड़ेगा, Yes, ma'am. डायलिसिस के थ्रू। है ना। इसी आर्टिफिशियल ब्लड फिल्टर को हम क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस टेक्निक। ठीक है। यस मैम। ठीक है। तो ये किसका ट्रीटमेंट है, यूरेमिया। यूरेमिया मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ, Urea. अभी पढ़ा था ना, किसी की बॉडी में किडनी काम नहीं कर रही है तो एक्यूमुलेट हो जाएगा यूरिया। तो जब किसी की बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगा, किडनी ने काम करने लगा, तो हमारे पास एक टेक्निक आई जिसको बोला हमने हीमोडायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस में क्या होता है, ठीक है, डायलाइजिंग यूनिट होती है, ठीक है,
एक साइड उसमें ब्लड जाता है और एक साइड क्या रहता है, फ्लूइड रहता है। अब ये जो फ्लूइड रहता है वो क्या होगा, प्योर होगा, और ये क्या होगा, ब्लड क्या होगा, इम्प्योर होगा। बताओ ब्लड इम्प्योर क्यों बोला मैंने, यहाँ पर जो ब्लड मैम क्योंकि इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होगा और जो फ्लूइड होगा वो नाइट्रोजन वेस्ट से फ्री होगा, वो यस, तो ये जो आपके नाइट्रोजनस वेस्ट थे, यहाँ पर आए डायलाइसिस यूनिट में ब्लड एंटर करा, अब इस नाइट्रोजनस वेस्ट को हमने बाहर निकाल दिया, और इसके बाद जो फ्लूइड यहाँ पर गया उसमें ब्लड की सारी चीजें थी, सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी, बट ये ब्लड कैसा था, अब आपका प्योर था। तो ये जो आपका प्योर ब्लड हुआ ये बॉडी में वापस एंटर कर जाएगा और ये बॉडी से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा हीमोडायलिसिस। समझ में आया? यस। ठीक है, ये जो सेपरेशन के लिए था इसको बोला था सेलोफेन पेपर। ये क्या कर देता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाता है, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है यहीं रह जाए और इनको हम बाहर निकाल दें। ठीक है, यस मैम। ओके, समझ आ गया? तो देखो ये पर्सन था, उसकी बॉडी से हमने ब्लड को निकाला, ये ब्लड कैसा था, इम्प्योर था। फिर इस मशीन में डाला, मशीन में डालने के बाद जो नाइट्रोजनस वेस्ट थे उसको बाहर निकाल दिया। यस मैम। ठीक है, और जो क्लीन ब्लड था उसको बॉडी में वापस एंटर करवा दिया। ठीक है, तो विदिन की किडनी फेल हो चुकी है तो हर 2 से 3 दिन में क्या करना पड़ेगा, उसको डायलाइसिस करवाना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज यूरिया एक्यूमुलेट हो जाएगा बॉडी में। यस मैम। ठीक है, तो जो आर्टरी थी उससे ब्लड निकाल के हमने उसमें सबसे पहले डाला एक हिपैरिन, और हिपैरिन होता है एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का मतलब मैम जो क्लॉट नहीं बनाएगा ब्लड का। ठीक है, तो जब ब्लड बाहर आता है तो क्या होता है, वो कोगुलेट करने लग जाता है। अगर वो कोगुलेट हो जाएगा तो उसको बॉडी में वापस कैसे चढ़ाएंगे, यस मैम। है ना? तो सबसे पहले उसमें हिपैरिन डालेंगे ताकि ब्लड का कोगुलेशन ना हो, उसका लिक्विड स्टेट मेंटेन होते रहे। जैसे इसमें हिपैरिन डाल दिया, फिर उसको फ्लो करवाया हमने डायलाइसिंग यूनिट में जिसमें सेलोफेन पेपर था, उसने फिर क्या करा, पास करा। इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट थे वो ब्लड वाले इम्प्योर वाले में थे, और उसको हमने बाहर निकाल दिया, और उसके बाद जो प्योर ब्लड बचा था उसको वापस किसी के उसकी बॉडी में डाल दिया। पर वापस क्या ने डाला, एंटी हिपैरिन। एंटी हिपैरिन मतलब अब वो कोगुलेशन वापस करवा सकता है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया, डायलिसिस समझ में आ गया? यस मैम। अब ये जो किडनी अगर खराब हो गई है तो उसका अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या है, उसको आप नई किडनी दो, और किडनी भी क्या होगा, मैच करके देना पड़ेगा। इसीलिए उसके क्लोज रिलेटिव से हम क्या करेंगे, उसका मैच करेंगे। अगर किडनी क्लोज रिलेटिव से तो उसके रिजेक्शन होने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम क्या डिफरेंशिएट करता है, सेल्फ और फॉरेन सेल में। अगर सेल्फ है तो उसको कुछ नहीं करेगा, और अगर फॉरेन सेल आ गए तो उनको किल करने लग जाएगा। तो अगर हमने किडनी मैच करके नहीं दी तो इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि ये तो मेरा है नहीं, इसीलिए उसको मैच करवा के देना पड़ेगा। ठीक है, चैप्टर इज ओवर। आपको अच्छे से सब समझ में आ गया? यस मैम।